तो बेटा आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 2024 के नीट के केमिस्ट्री का टोटल पेपर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको किसी ना किसी क्वेश्चन या पीवाईक्यू में डाउट रह जाता है, ठीक है। तो 2024 के अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया है तो वो इस वीडियो में आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। आप बस अपना क्वेश्चन जाके देख लीजिएगा कि भाई साहब वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। 2024 के जितने भी क्वेश्चंस केमिस्ट्री के आए हैं नीट में, वो उन सब का बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश करी है। और पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको एक्सप्लेन भी करूंगा, विद एक्सप्लेन करूंगा, उनको सॉल्व भी करूंगा पूरा, ताकि अगर कोई बच्चा अपने डाउट को क्लियर करना चाहे तो इस वीडियो की सहायता से क्लियर कर सकता है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैं इसमें नहीं बताऊंगा। हो सकता है आपके पास जितने क्वेश्चन आए थे उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हों 2024 में जिसमें आपको डाउट हो, तो वो डाउट इस वीडियो में बेटा क्लियर होने वाला है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। मेरे पास 2024 का ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब सेट नहीं पता मगर क्वेश्चन सारे वही होंगे। लिखा है among the following which does not shows -2 ऑक्सीजन स्टेट। कह रहा है इन चारों में से एक एलिमेंट ऐसा है जो -2 को शो नहीं करता है। पहले चेक करिए, पहला काम ये चेक करा करिए एलिमेंट कहाँ के हैं। तो देखो ये ऑक्सीजन है, ये सेलेनियम है, ये टेल्यूरियम है, ये पोलोनियम है, ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है, ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ठीक है। ये मेरे पास ऑक्सीजन फैमिली है। अब ये बताइए, अब मेरे को कह रहा है बताओ उसमें से कौन सा एक ऐसा है जो -2 को प्रदर्शित नहीं करता है। बेटा तो आपको मालूम होगा, जानकारी होगी कि जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। मेरी बात बेटा सुन लेना, अगर आपने पहले किसी गलत कॉन्सेप्ट से पढ़ लिया है या रट लिया है तो आप यहाँ समझ सकते हैं। बताइए रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, है ना। मेटलिक नेचर बेटा इसका ज़्यादा होगा, जो नीचे की तरफ होगा ना बेटा उसका मेटलिक नेचर ज़्यादा होगा, मतलब वो कैटायन बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा। क्या बनाने की टेंडेंसी? कैटायन। और -2 का मतलब साफ दिख रहा है कि ये बेटा एनायन है। -2 का मतलब दिख रहा है क्या है? ये एनायन है। इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो पोलोनियम होगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे मेटलिक नेचर इंक्रीज होगा, और मेटलिक का मतलब प्लस तो आ सकता है मगर माइनस आने की पॉसिबिलिटी भाई साहब बहुत कम है। तो डी का ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि पोलोनियम है। चलो भाई इसमें से आ जाओ। लिखा है फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है। देखो भाई आपको 2 सोल्यूशन जरूर देख के जाने चाहिए, टॉलेंस और फेलिंग। तो देखो फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, उसमें एक होता है ए और एक होता है बी। फेलिंग सोल्यूशन 2 सोल्यूशनों का मिश्रण होता है, एक ए और एक बी। तो ए में केवल कुछ नहीं होता है, पानी में घुला हुआ कॉपर सल्फेट। ए में केवल कुछ नहीं होता है, पानी में घुला हुआ कॉपर सल्फेट, ठीक है। और बी जो होता है वो बेटा रॉचली सॉल्ट होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या होता है बेटा? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो अगर आपसे कभी फेलिंग टोटल पूछ ले तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस रॉचली सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। तो फिलहाल उसने यहाँ पर केवल क्या पूछा है, फेलिंग नहीं पूछा है, फेलिंग सोल्यूशन ए पूछा है। तो ए के लिए केवल क्या टिक हो जाएगा बेटा? एक्वस सोल्यूशन ऑफ। एक्वस का मतलब हो गया पानी में घुला हुआ कॉपर सल्फेट, और यही हमारे पास होता है फेलिंग सोल्यूशन ए। फिलहाल फेलिंग काम किसके आता है? एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के काम में आता है, ठीक है ना। एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्शन होगी, रेड कलर का पीपीटी आएगा, मगर कीटोन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। मगर हाँ ध्यान रखना कि बेंजल्डिहाइड यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो इस टेस्ट को नहीं देते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो नोट कर लो या बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आ गया है। इस वाले में बच्चों को कंफ्यूजन आ सकता है,
हो सकता है कि कई वीडियो में आपको ये क्वेश्चन समझ में ही ना आया हो। देखो भाई, यहाँ पर पहली बात तो मैं बता दूं, आप नीट एग्जाम के लिए अगर जा रहे हैं तो असर्शन रीजन, स्टेटमेंट और आप मैच वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो क्या लिखा है, मेरे पास इधर कुछ मॉलिक्यूल दे रखे हैं और उधर कुछ बॉन्ड मैच कराने सिग्मा पाई। मगर एक बात सुन लो, वो जो बॉन्ड आपको मैच कराने हैं वो कार्बन कार्बन के बीच मैच होने चाहिए। किसके बीच मैच होने चाहिए बेटा? कार्बन कार्बन। मतलब इधर जो लिखे हैं उनमें कहीं पर अगर CH बॉन्ड आ गया तो मेरे को उस बॉन्ड से कोई मतलब नहीं। देखो पहला एथेन लिखा है तो एथेन का मतलब हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच क्या है? केवल एक सिग्मा बॉन्ड है, केवल एक क्या है? सिग्मा बॉन्ड। तो भाई देखो ओनली वन सिग्मा बॉन्ड है ना, तो ये तो भाई सीधी सी बात है, इसका तो थर्ड हो गया। अब ये एथीन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एथीन। तो बेटा एथीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे होता है, तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक सिग्मा हो गया और एक बेटा पाई बॉन्ड हो गया है ना, एक सिग्मा और एक भाई साहब पाई बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एथीन वाले मॉलिक्यूल में मेरे पास एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, यानी इसका तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 इस तरह से हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अब यहाँ एक मॉलिक्यूल एथाइन का है, एक कार्बन C2 मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो एथाइन का मतलब क्या हो गया? एथाइन का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C है। ठीक है ना, अब अगर यहाँ की बात करें तो एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड हो गए है ना, एक सिग्मा दो पाई, तो जाहिर सी बात है एक सिग्मा दो पाई आपका फर्स्ट वाले से मैच करेगा, एक सिग्मा और दो पाई। अब ये 2 पाई बॉन्ड का ऑप्शन लोगों का गड़बड़ कर जाता है। एक्चुअल में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो होता है, कार्बन कार्बन का अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो डबल बॉन्ड तो निकलेगा, मगर वहाँ 2 पाई बॉन्ड इस तरह से नहीं निकलेगा। उन्होंने दोनों बॉन्ड को ही पाई बॉन्ड कंसीडर करके ये ऑप्शन, क्योंकि देखो सीधी सी बात है ओनली वन सिग्मा बॉन्ड, ओनली वन सिग्मा बॉन्ड, ये तो भाई एथेन का ही पॉसिबल है। ठीक है, वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड, वन सिग्मा वन पाई वाला ये वाला भी सही हो सकता था, वन सिग्मा वन पाई वाला ये वाला भी सही हो सकता था, मगर भाई साहब एथाइन का यही सही होगा, वन सिग्मा 2 पाई किसी के पास नहीं होगा। 2 पाई बॉन्ड, हाँ 2 पाई बॉन्ड वाला भी प्रॉब्लम है, यानी 2 पाई बॉन्ड आपको इसी से ही मैच करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। बनाइए इसको फटाफट जल्दी से। चलो बेटा अब ये 4th क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने कहा लिस्ट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इनको जरूर प्रैक्टिस करके जाना, टाइम बर्बाद कराने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, अब यहाँ पे कुछ कन्वर्जन दे रखे हैं और हर कन्वर्जन को करने के लिए कितने फैराडे यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपकी रिक्वायर्ड है, कूलाम जो है कितना आपका चार्ज रिक्वायर्ड है, वो आपको फैराडे में बताना है। बहुत आसान होता है, या तो आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर लीजिए या फिर आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कर लीजिए। अब देखो यहाँ लिखा है मेरे को सब में 1 मोल चाहिए, जो भी चाहिए मेरे को, हाँ यहाँ 1.5 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है। ठीक है ना, अच्छा 1 मोल वाटर को बदलना है O2 में। ठीक है, तो ये मैंने 1 मोल वाटर ले लिया और इसको मैंने बदलना है O2 में। पूछ रहा है कितने फैराडे रिक्वायर्ड है। काम कर लेते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं सिंपल सा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। जितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा वही उतना फैराडे खर्च होता है। ठीक है ना, बताओ यहाँ 2H हैं तो मैंने 2H प्लस यहाँ पर ऐड कर लिया। ठीक है, 2H से 2H प्लस ऐड कर लिया। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले तो एक काम करता हूँ, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेता हूँ। किसे बैलेंस कर लेता हूँ? ऑक्सीजन को। तो देखो यहाँ पर पहले मैं O2 को लिख लेता हूँ 1/2 O2। ठीक है, तो ये 1/2 O2, देखिए ये बैलेंस हो गया 1/2 O2। उधर वाले में आप कुछ भी बैलेंस कर लो, इधर 1 मोल रखना है। ठीक है ना, अब ये 1/2 O2 हो गया, O बैलेंस हो गया, तो यहाँ पर 2H प्लस कर लिया, ये 2H प्लस समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर तो कोई, यहाँ तो कोई चार्ज नहीं, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। आप देखिए इस पूरे प्रोसेस को कराने में आपके 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं, मतलब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी आपका कूलाम में खर्च होगा। तो इसका तो भाई साहब सेकंड हो गया। अगला ये तो भाई बहुत आसान सा है, पोटेशियम परमैंगनेट के ऊपर अगर आप देखो 1 मोल लेना है, इसका +7 होता है। कितना होता है? +7 और +2, तो +7 से +2 में कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है ना, तो जितने का डिफरेंस होगा वही फैराडे में खर्च होगा। तो इसका तो भाई साहब 5 फैराडे हो गया। अब लिखा है हमको बनाना है 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम CaCl2। हमको बनाना है CaCl2 से क्या बनाना है? कैल्शियम। तो देखो यहाँ पर कैल्शियम +2 है, यहाँ 0 है। बताइए इसके 1 मोल में कितने फैराडे दिख रहे हैं? 2 का, 2 इलेक्ट्रॉन का दिख रहा है ना, +2 से 0,
यानी कि मेरे को 1 मोल में, इसके 1 मोल में मेरे को 2 फैराडे दिखाई पड़ रहा है, मेरे को चाहिए 1.5 मोल। तो भाई 1.5 मोल में क्या करूँगा, 2 इंटू 1.5 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3 फैराडे। ओ भाई इसका 3 फैराडे है कहीं भाई, हाँ भाई इसका ये वाला हो गया। अब चौथा आप क्या करोगे सॉल्व करके, फिर भी देख लो FeO से मेरे को बनाना है Fe2O3। अब बताओ यहाँ सीधा निकालो, इसका 1 मोल रखना है, ये 1 मोल है, यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ +3। सर यहाँ आयरन बैलेंस नहीं करोगे सर यहाँ आयरन बैलेंस नहीं करोगे, नहीं करूँगा, क्योंकि इधर वाले का 1 मोल चाहिए, उधर 25 आयरन लगे हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। +2 से +3 बताइए कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया, तो भाई 1 फैराडे इसका आंसर होगा। तो इस तरह से मैच करते हैं, या तो आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करके देख लें, मगर हाँ इधर की तरफ जितने मोल के लिए कहेगा मेरे को उतने ही मोल का निकालना पड़ेगा। इसको बनाइए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। देखो ये 2 क्वेश्चन कितने आसान से हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द रिएजेंट। देखो भाई मेरे को इस पर्टिकुलर एल्कीन को एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है ना, मेरे को इस एल्कीन को एल्डिहाइड बनाना है, बताना रिएजेंट कौन से हैं, ठीक है। पहले में उसने वाटर का एडिशन करवाया है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, एल्कीन पर अगर वाटर का सिंपल एडिशन कराओगे तो मार्कोनी-कॉफ रूल से होगा। तो मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें H+OH- रीअरेंजमेंट को कोई खास इशू है नहीं यहाँ पर, तो OH यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो आपका बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल। कौन सा बनेगा बेटा, OH यहाँ और H यहाँ, तो एल्कोहल बीच में आएगा, और जब ये इसे ऑक्सीडाइज करेगा तो कीटोन बना देगा, बीच में है ना, तो कीटोन बना देगा। तो पहला ऑप्शन तो मैं काट दूंगा, और पहला काटते मैं डी भी काट दूंगा। बताइए मैंने डी क्यों काट दिया, डी वाले में भी तो वही नौटंकी फैली है ना, देखिए ना डी वाले में भी तो वही नौटंकी फैली है, तो मैं डी क्यों ना काट दूं, ठीक है। और भाई इन दोनों में से कोई एक होगा। अब बताइए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपने पढ़ के गया होगा, ठीक है। HBO में क्या होता है, HBO में क्या होता है, पानी ही जुड़ता है, HBO में क्या जुड़ता है, पानी ही जुड़ता है, मगर एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल से जुड़ता है। किससे जुड़ता है बेटा, एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल, यानी कि H यहाँ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा OH। चलो भाई गली मत है, प्राइमरी एल्कोहल मिला तभी एल्डिहाइड मिल सकता है। आगे क्या दिया, PCC, वेरी गुड वेरी गुड। PCC क्या करता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या करता है, ये प्राइमरी एल्कोहल को बस एल्डिहाइड में रोकता है, जो मेरे को चाहिए। आंसर फिलहाल यही हो गया आपका बी, है ना। यहाँ क्या गड़बड़ है, यहाँ HBO तो दे रहा है, पहला स्टेप तो वही होगा, मगर केमनोफोर जो है बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, पटक मारेगा इस एल्कोहल को एसिड में, तो ये भी नहीं होगा। देखो छठवां क्वेश्चन तो लग रहा है कि 9th 10th में से उठा के दे दिया है, कह रहा है कि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बता दो। अरे भाई आर्थो नाइट्रोफिनॉल हम लोग छोटे से पढ़ते चले जा रहे हैं कि यहाँ O और H के बीच एच बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ तो देखते ही ऊपर से पहला ऑप्शन दे दिया इंट्रामोलिकुलर। हाँ अगर इंटर पूछता, फिलहाल इंटर तो यहाँ बहुतों में होगी, इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें होगी, मगर उसने इंट्रा पूछा है, तो जहाँ ग्रुप पोलर ग्रुप OH वाले पास पास होंगे तो वहाँ H बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये तो किसी बच्चे का डाउट होगा ही नहीं, फटाफट इसको बना लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। देखो ये 2 क्वेश्चन भी काफी आसान से हैं, मगर 7वां क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों के लिए क्रिएट करता है, ठीक है। लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैलकुलेटेड बाय। आपको पता होगा कि रेट कांस्टेंट और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का रिलेशन होता है, ठीक है ना, मगर तो को ऑप्शन नंबर ए में क्या करा, क्या रिलेशन होता है बेटा, K = AE⁻- EA/RT। इसको बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। बच्चा सोचेगा कि अगर भाई साहब हमको यहाँ पर रेट कांस्टेंट पता लग गया तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकाल लेंगे, इतना आसान नहीं है बेटा, है ना। देखो यहाँ क्या लिखा है, रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। क्या मतलब है, क्या केवल स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर ही निकल सकता है, ऐसा थोड़ा नहीं है, टेम्परेचर कोई भी हो निकल आएगा। मतलब उसने स्टेटमेंट को बाउंड कर दिया है, जो कि बाउंड नहीं है, ठीक है ना। तो पहला देखने में लग रहा मगर है नहीं, काट दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन से भी आप भाई साहब नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ओरिएंटेशन से भी नहीं कर सकते हैं। मॉलिक्यूल कैसा तिरछा मिर्चा घूम रहा है वो रेट ऑफ रिएक्शन बताता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं बताएगा। हाँ अगर 2 अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट पता हो तो फॉर्मूला होता है log K2/K1 = EA/2
2.303 ये होता है T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। बताइए, अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग रेट कांस्टेंट पता हो तो आप बहुत आराम से ये निकाल लेंगे। तो ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर। इसका न्यूमेरिकल भी आपने कभी न कभी लगाया होगा। अब ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, बताना है कौन सा भाई आइसोमेरिज्म किससे मैच कर रहा है। देखो NO2 के दो फॉर्म होते हैं, NO2 और ONO, NO2 और ONO। बेटा इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है क्योंकि लिंक बदलता है। यहाँ पर मेटल N से जुड़ा हुआ है और अगर ONO होगा तो O से जुड़ेगा। तो लिंकेज कहाँ है मेरा? लिंकेज ये भाई पहले का 2 हो गया। अब बताओ, यहाँ सल्फेट है, यहाँ Br, अगर Br अंदर सल्फेट बाहर चला गया तो सोल्यूशन में आयन डिफरेंट हो जाएंगे ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन। ये कभी भी डबल डब्बा दिखाई पड़े, दो कॉम्प्लेक्स एक साथ दिखाई पड़े, केवल कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होती है। तो इसका ये हो गया। हाँ, यहाँ पानी और यहाँ Cl है। सर बाहर पानी चला गया, बाहर पानी जाएगा तो उसको हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ना कि हम आयनाइजेशन, क्योंकि आयन तो केवल Cl का ही आने वाला है, इसके अलावा पानी का आयन नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा बेटा, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ रही है? आपका मेरा मकसद है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना, ना भड़बड़ में आगे पढ़ा जाना। फटाफट इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है। मैं पढ़ रहा हूँ न्यूमेरिकल। कह रहा है मेरे पास 1 ग्राम NaOH है जिसकी रिएक्शन 25 ml 0.75 मोलर HCl से करा दी गई। मतलब कुल मिला के इतने में आपका 1 ग्राम NaOH डाल दिया गया। अब क्या पूछ रहा है? द मास ऑफ NaOH लेफ्ट अनरिएक्टेड इक्वल टू, ठीक है, कह रहा बताओ कितना मास बेटा रह गया है जो बच गया है। तो मतलब कुल मिला के 1 ग्राम जो है ये पूरा खर्च नहीं हुआ होगा, इसमें कुछ बच गया। हाँ, आंसर देख लीजिए, सारे मिलीग्राम में है, ठीक है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, ये बताओ ये अगर बच गया है, अगर ये बच गया है इसका मतलब ये पूरा रिएक्ट हो गया होगा, ये पूरा रिएक्ट हो गया होगा। सीधी सी बात है, अगर ये पूरा रिएक्ट हो गया है तो इसके जितने मोल होंगे, इसके जितने मोल होंगे उतने ही मोल NaOH के भी रिएक्ट हुए होंगे, है ना। इसके जितने मोल होंगे उतने ही मोल NaOH के भी रिएक्ट होंगे। अब मैं पहले इसके मोल निकाल लेता हूँ, इसके क्या निकाल लेता हूँ? मोल, ठीक है। फिर से बात समझ लो, अगर ये कह रहा है NaOH बच गया है, इसका मतलब क्या है? ये पूरा खर्च हो गया होगा भाई। अगर ये खर्च हो गया होगा तो जितने मोल इसके होंगे उतने मोल NaOH खर्च हुआ होगा। अब टोटल में से मैं खर्चा वाला घटा दूंगा, कितना बचा वो निकल आएगा, कितना बचा वो निकल आएगा। तो देखो भाई, पहले तो इसको लीटर में बदलता हूँ, ठीक है ना। तो 25/1000 ये लीटर में हो गया। तो वॉल्यूम इंटू मोलरिटी करने पर आपको पता होगा वॉल्यूम इंटू मोलरिटी, क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आप वॉल्यूम इंटू मोलरिटी करेंगे तो मोल आ जाएंगे। ये मोल आ तो HCl के रहे हैं, ये मोल आ तो HCl के रहे हैं, मगर जितने मोल HCl के होंगे उतने ही मोल तो बेटा NaOH के होंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो 25 से काटोगे तो बेटा 1/40 आ जाएगा, इंटू ये हटाओगे नीचे 100 बढ़ गया, तो 25 यहीं 75, 25 को 100 यानी कि 3/4 ये आ गया। तो मोल की वैल्यू आ गई, मोल की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/60, यानी कि मोल आ गया, ये आ गया 3/160। अब मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन में मोलर मास। अच्छा, जितने मोल HCl के होंगे वही मोल बेटा NaOH के भी तो होंगे, तो मोलर मास मैं यहाँ 40 लगाऊंगा क्योंकि बराबर होगा। तो 3/160 ये गया पूरा 4 चौको, यानी 3/4 ग्राम, ठीक है। ये 3/4 भाई मास निकल रहा है ना, 3/4 मतलब 0.75 ग्राम आपका NaOH खर्च हो गया है। अब बताइए कितना लेके चले थे? 1 ग्राम। 1 में से 0.75 घटाओगे तो आएगा 0.25 ग्राम। ये वो वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जो बचेगी। ये ग्राम में है, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिलीग्राम में आ जाएगा। आंसर हो गया 250 मिलीग्राम। ये देख लो, सड़क छाप क्वेश्चन आ गया। देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। देखो भैया, फ्लोरीन को कहाँ धकेल दिया है? पागल हो गया है क्या? इनके देख लो, फ्लोरीन को पीछे भेज रहा है। अरे भाई, इन दोनों में तो सही होगा। फ्लोरीन के बाद जिसको पता होगा
कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है फ्लोरीन के बाद, तो भैया फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट है, क्योंकि फ्लोरीन के बाद ये N लिख दिया, ये दो तो वैसे भी नहीं हो पाएंगे, वो इसलिए दिया है बच्चा उल्टा करेगा, हाँ पहले F फिर O, ये इसलिए दिया तुम्हें फंसाने के लिए, ये दिया है बेटा कि पहले ये बेटा बढ़ता ऑर्डर, मतलब ये कह रहा है सिलिकॉन की ज़्यादा है ना, बच्चा सोचेगा सबसे ज़्यादा ये नहीं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा, फ्लोरीन की ज़्यादा, उससे कम ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर सिलिकॉन। बना लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन भी काफी आसान से आ गए, लिस्ट वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए, मैचिंग वाला बहुत आता है। क्या कह रहा है, आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोबारिक में क्या होता है, आइसोचोरिक में क्या होता है, एडियाबैटिक में क्या होता है। भाई आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है भैया, पहले का फोर्थ हो गया। आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, कांस्टेंट यहाँ पर प्रेशर कर लेते हैं और कांस्टेंट प्रेशर, तो ये सेकंड हो गया। आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम भी होता है तो यहाँ, और एडियाबैटिक में हीट का एक्सचेंज नहीं होता। इतने आसान क्वेश्चन कौन देता है भाई नीट में। चलो भाई ये क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट मोर रेडली विद ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ये होता है ल्यूकास रिएजेंट। भाई साहब टर्सरी अल्कोहल के साथ सबसे तेज रिएक्शन होती है, ये नहीं हो सकता, प्राइमरी अल्कोहल है। ये भाई साहब सेकेंडरी अल्कोहल है, 5 मिनट ले लेगा, ये भी प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन नहीं होगी। ये रहा टर्सरी अल्कोहल, इसमें C पे 3 मेथिल है, टर्सरी है, सबसे फास्ट ल्यूकास की रिएक्शन इसी से होगी। बनाइए फिर हम लोग फटाक से आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछा गया है भाई साहब एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, थोड़ा सा बच्चों के लिए कठिन हो सकता है ये क्वेश्चन, जिनको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता होगा उनके लिए कठिन होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, किसी इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी फॉर He+ आयन, He+ आयन की बात कर रहा है, हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, इज -x जूल, मतलब हीलियम प्लस के लिए ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -x जूल है, तो मेरे को निकालनी है सेकेंड लेवल के लिए बेरिलियम +3 की एनर्जी। ठीक है, जब भी कभी आपको किसी एक आयन की किसी लेवल पे एनर्जी दी हो और दूसरे आयन की किसी लेवल पे एनर्जी निकालनी हो, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, E1/E2 = आपको E का फॉर्मूला पता होगा, माइनस का 13.6 Z²/n²। तो यहाँ पर देखो जब दोनों का डिवाइड करेंगे 13.6 कट जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा Z1² अपॉन में नीचे हो जाएगा N1²। इसका उल्टा करना है, मतलब यहाँ पर ऊपर N2² और नीचे हो गया Z1²। मतलब देखिए ये 1 था तो 1 1 हो गया, मगर यहाँ पर नीचे जाना तो उल्टा करेंगे। अब बताइए E1 कितना दे रखा है मेरे को, -x जूल, E2 आपको भाई साहब निकालना है, Z1 हीलियम का है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है तो ये 1 हो गया, N2²। अब यहाँ पर N2² का मतलब हो गया सेकेंड लेवल, तो ये 4 हो गया, और Z बेटा हो गया बेरिलियम का तो 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, सब कुछ कट गया, तो ये भी वैल्यू आ गई 1, यानी E2 की वैल्यू जो आ रही है वो भी -x जूल निकल के आ गया। तो आंसर नंबर मेरे को फर्स्ट दिखाई पड़ रहा है -x जूल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो काफ़ी आसान सा है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो मोस्ट रैपिड SN1। तो बेटा SN1 सबसे फास्ट कौन देता है, जिसमें बनता है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। देखो इसको यहाँ से हटाऊंगा तो बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और यहाँ पर अल्फा-H भी केवल एक ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको यहाँ से हटाऊंगा बनेगा 2 डिग्री, 2 2 4 अल्फा-H यहाँ पर मेरे को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो हटेगा ही नहीं क्योंकि बेंजीन पर लगा हुआ हैलोजन इनर्ट होता है। जब यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ जो कार्बोकेटायन बनेगा वो बेंजाइलिक भी होगा और साथ में 3 अल्फा-H भी लिए होगा। इस वजह से जो फोर्थ वाला होगा उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से सबसे फास्ट SN1 यही देगा। तो जो 14 का आंसर है बेटा, आंसर नंबर 4 है। कभी भी SN1 देखना हो आप सारे हैलोजन हटा करके सारे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को चेक कर लीजिए। फटाफट बनाइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी ज़्यादा आसान है, आपको यहाँ पर हेनरी लॉ का इस्तेमाल करना है। हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन अपना। द हेनरी लॉ कांस्टेंट KH वैल्यूज फॉर द 3 गैसेस। देखो हमारे पास 3 गैसें दे रखी हैं, एक गैस A है, एक B और एक C। इनके हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू पहली की है 145, दूसरे की है 2 × 10⁻⁵ जो कि बहुत छोटी हो गई, और तीसरी है 35। हमको सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, आपको पता होगा कि किसी गैस का हेनरी कांस्टेंट अगर ज़्यादा होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, और अगर हेनरी कांस्टेंट कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बताइए
ए गैस का हेनरी कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है तो इसकी सोल्युबिलिटी काफ़ी क्या होगी, कम होगी। बी गैस का हेनरी कांस्टेंट काफ़ी कम है, इसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा, मतलब बी की सबसे ज़्यादा है, ए की सबसे कम है, बी की सबसे ज़्यादा है, ए की सबसे कम है और सी बीच में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है मेरे को, सेकंड। बस आपको बस ये देख लेना था कि किसका हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा और किसका कम, आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ नहीं है भाई, ये एक क्वेश्चन है जो आपका नीट के एग्जाम में कभी भी आ सकता है। मेरे को आर्हीनियस इक्वेशन के लिए ln के और 1/t का ग्राफ ड्रा करना होता है। ठीक है, आपने पढ़ी होगी आर्हीनियस इक्वेशन k = a e की पावर माइनस EA/RT, सबने पढ़ी होगी। फिर यहाँ लॉग ले लोगे तो ln k हो जाता था ln a और माइनस का EA/RT, ऐसे आपने पढ़ा होगा है ना। तो ln k मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस का EA/R और 1/t प्लस का ln a। अब जरा बताइए यहाँ पर y बराबर mx प्लस c में अगर मैं ग्राफ ड्रा करूँ तो ग्राफ ln k और 1/t के बीच है, तो ln k और 1/t के बीच ग्राफ ड्रा, स्लोप देख लो बेटा कैसा आ रहा है, माइनस में आ रहा है। स्लोप किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इसमें पॉजिटिव स्लोप, इसमें पॉजिटिव स्लोप, इसमें पॉजिटिव, केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ नेगेटिव स्लोप है। तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ। हाँ, स्लोप की कोई वैल्यू पूछेगा तो -EA/R और इंटरसेप्ट पूछेगा तो ln a। कितने आसान से क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होके आ चुका है, ज़्यादा मैटर उनके पास है नहीं देने के लिए, केवल आपको 3-4 बार प्रैक्टिस करके जानी है। बताएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान सा आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, बताना इन 4 रिएक्शनों में से किसके लिए Kp और Kc की वैल्यू इक्वल नहीं है। ठीक है ना, हमको बताना इन 4 रिएक्शनों में से किसके लिए Kp और Kc की वैल्यू भाई साहब इक्वल नहीं है। देखो आपको पता होगा Kp बराबर होता है Kc RT की पावर डेल्टा x। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं, बेटा अगर किसी रिएक्टेंट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं तो उसके Kp और Kc हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है ना, फिलहाल यहाँ पर क्या हमारे पास, देखो भाई मैं कह रहा है, अच्छा अगर हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल इक्वल हो गए तो Kp Kc इक्वल हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं हुआ तो वही आंसर हमारा हो जाएगा। बताइए, पहले में यहाँ पर 1 मोल है और यहाँ पर 2 मोल, लो भैया पहला ही आंसर हमारा ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा x जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा और Kp Kc बराबर नहीं होगा। इसमें देखो यहाँ पर 2 मोल, यहाँ पर 2 मोल, यहाँ पर 2 मोल, यहाँ पर 2 मोल, यहाँ पे 2 मोल और यहाँ पर भी 2 मोल, तो कुल मिला के पहला आंसर सही है जिसका Kp Kc बराबर नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नंबर 18 है, एक स्टेटमेंट फर्स्ट लिखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन इज गिवन। ठीक है, कह रहा है सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉर्मल पेंटेन का, फिर होता है बेटा आइसोपेंटेन का, फिर होता है नियोपेंटेन का। सही बात है, नॉर्मल पेंटेन का मतलब होता है ऐसा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। ठीक है ना, आइसो का मतलब क्या हो गया, ऐसे कुछ ब्रांचिंग टाइप की आ जाएगी। ठीक है, और नियो का मतलब तो भाई साहब ये हो गया। तो आपको पता होगा जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। स्टेटमेंट फर्स्ट सही दे रखा है। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड पढ़ लेते हैं। लिखा है व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल अटेन स्फेरिकल शेप। सही बात है, देखो जब हमारे पास ब्रांचिंग बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल का शेप स्फेरिकल हो जाता है, जिस वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है और बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाती है। तो भैया स्टेटमेंट फर्स्ट भी यहाँ सही दिया था और स्टेटमेंट सेकंड, मतलब इसमें जो ऑप्शन आपको टिक करना था वो कौन सा था, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। फटाफट इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो भी काफ़ी आसान सा है। अगर किसी ने ग्लूकोज यानी बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक से पढ़ा, तो उसका बहुत आराम से हो जाएगा। लिखा है द रिएजेंट बाय विच ग्लूकोज डस नॉट रिएक्ट। देखो मेरे पास ये 5 रिएजेंट है, फिर नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन कौन से रिएजेंट ऐसे हैं जो ग्लूकोज से रिएक्शन नहीं करते। तो भाई साहब पहला है टीआर। टीआर का मतलब है टॉलेंस रिएजेंट। तो ग्लूकोज की टॉलेंस रिएक्शन बहुत फेमस है, इससे तो रिएक्शन करता है। ठीक है ना भाई साहब, सिर्फ रिएजेंट से ना तो एनसीईआरटी में कोई रिएक्शन मेंशन है, क्योंकि सिर्फ रिएजेंट काफ़ी बल्की होता है तो रिएक्शन करना इसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। आपने ग्लूकोज की रिएक्शन एससीएन से पढ़ी होगी, साइनोहाइड्रिन बनता है, ये रिएक्शन करता है। NH2OH से भी पढ़ी होगी, ऑक्सीजन बन जाता है। मगर मैंने आज तक सोडियम बाइसल्फाइड, ये भी बल्कि ग्रुप है, इससे भी रिएक्शन मना कर देता है। मतलब हमारे पास 2 रिएजेंट ऐसे आ गए, एक तो मेरे पास सिर्फ रिएजेंट, दूसरा सोडियम बाइसल्फाइड, यानी बी और ई। बी और ई मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। द प्रोसेस
इन विच एंट्रोपी, ऊपर का एरो बना मतलब किसमें किसमें एंट्रोपी बढ़ रही, मतलब आपको क्या बताना है ऐसे कौन से प्रोसेस है जहाँ पर एंट्रोपी आपकी बढ़ेगी। पहले लिखा है ए लिक्विड एवोपरेट टू वेपर, सीधी सी बात है अगर लिक्विड से वेपर बनेगी मतलब लिक्विड से गैस बन रही है तो लिक्विड और गैस में किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है, गैस की, पहले प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ेगी, ये तो मिल गया। द टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड, देखो भाई टेम्परेचर कभी भी लोअर्ड करेगा एंट्रोपी नहीं बढ़ सकती है ना, टेम्परेचर बढ़ाता तो एंट्रोपी बढ़ती, तो इसमें तो एंट्रोपी बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी, मुझसे एंट्रोपी बढ़ने वाला पूछ रहा है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर फॉर्म में होता है, हीट का सोडियम कार्बोनेट, CO2 गैस, और देखो ये भी गैस, बताओ ये पाउडर से या सॉलिड से दो गैसें बन रही हैं, तो भैया सॉलिड से अगर गैस बन रहा है तो भी एंट्रोपी बढ़ेगी, तो ऑप्शन सी में भी एंट्रोपी बढ़ेगी। अच्छा, क्लोरीन मॉलिक्यूल को गर्म करा तो 2Cl के टर्म आ गया, तो देखो यहाँ पर एक था यहाँ पे दो हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने से भी एंट्रोपी बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। मतलब 3 प्रोसेस ऐसे हैं यहाँ पर जिसमें एंट्रोपी बढ़ेगी, एक ए हो गया, एक सी, एक डी, ACD, मतलब इसका आंसर कौन सा सही है बेटा, थर्ड। आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 21, ये लिस्ट मैच करने वाला आ गया, लिस्ट मैच करने वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दे रखा है, कह रहा है इससे, मैं यहाँ बनाना भूल गया, इससे कह रहा है ये बनाने, इसके 2 मोल बनाने। अब देखिए सिंपल समझिए, ये मेरे पास एल्कीन है और इससे बनाना है कीटोन, तो भाई एल्कीन से कीटोन बनाने के लिए बड़ी फेमस रिएक्शन है आपका ओजोनोलिसिस, तो पहले का तो मेरे पास 4th हो गया है ना। अच्छा, ये बेंजीन है और उस पर बेंजोइल ग्रुप लॉन्च हो गया, क्या लॉन्च हो गया, बेंजोइल, तो ये घटना होती है बेंजोइलेशन, और बेंजोइल क्लोराइड से होगी तो भैया सेकंड का आपका फर्स्ट हो गया, ठीक। अच्छा, ये आपका साइक्लोहेक्सेनॉल है, इसको कीटोन में कन्वर्ट करना मतलब ऑक्सीडाइज करना है, तो आप CrO3 का इस्तेमाल करेंगे। अगर बेंजीन के ऊपर कोई बेटा एल्किल ग्रुप लगा हो, ठीक है ना, अगर बेंजीन के ऊपर एल्किल ग्रुप लगा हो वो एसिड का सॉल्ट बन जाए तो ये काम KMnO4 कर लेता है, चूंकि बेसिक KMnO4 है इस वजह से सॉल्ट बना के छोड़ेगा, तो ये इस तरह से ऑप्शन मैच होंगे जो ज़्यादा टफ नहीं आता। अब देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, लिखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एज फॉलोज। देखो हमारे पास ग्रुप 16 में कह रहा है सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है, फिर देखो H2T आ गया, फिर H2SE, फिर H2S। वैसे तो हमको पता है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, कायदे से सबसे ज़्यादा होना चाहिए H2T का, है ना, उसके बाद H2SE, H2S सबसे कम होना चाहिए वाटर का। मगर आपको पता होगा कि वाटर में होती है इंटरमॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग, वाटर में क्या होता है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाता है, सीधी सी बात है, तो ये तो सही दे रखा है। जरा स्टेटमेंट सेकंड पढ़ लेते हैं, द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू द, लो भाई काम खत्म हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं आपस में, जिनको अलग करने में एनर्जी खर्च हो जाती है, इस वजह से हमारे पास स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। फटाफट इसको आप नोट करते जाइए, मैं क्वेश्चन फटाफट एक्सप्लेन करता जाऊं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन दे दिया है, बच्चा शायद थोड़ा बहुत घूम सकता है। यहाँ पर एक मेरे को इक्विलिब्रियम दे रखी है, 2A से B+C बनाया है और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो दिया है Kc = 4 × 10⁻³ देखो -3 काफ़ी छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। एट ए गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ ए रिएक्शन मिक्सचर, कह रहा है किसी टाइम पर, इक्विलिब्रियम नहीं बोला है, ऐसे गिवन टाइम A = B = C, कह रहा तीनों बराबर हैं और तीनों का कंसंट्रेशन इतना है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन छाटना है, लिखा द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। पहली बात तो कंसंट्रेशन बराबर होने पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं आती है, इक्विलिब्रियम पे तब आती है जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर हो जाए। तो बहुत से बच्चा सोचेगा यार ABC बराबर है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जब रेट बराबर होगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगी। उसके बाद लिखा है रिएक्शन गोज टूवर्ड्स फॉरवर्ड, अरे भाई Kc की वैल्यू आप देख रहे हैं, Kc कितना छोटा दे रखा है, Kc इतना छोटा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं बल्कि बैकवर्ड जाएगी, तो सेकंड भी आपका गलत हो गया। थर्ड लिखा है रिएक्शन गोज टू द बैकवर्ड, यही ऑप्शन आपका सही है। चौथा तो बिल्कुल फर्जी ऑप्शन है, कहा रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। भाई साहब अगर ये 10 की पावर +3 होता तो मैं बोलता फॉरवर्ड भी, फिलहाल 2 ऑप्शन उस समय सही हो जाते, ठीक है। फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर 3 है। अब देखो यहाँ पर एक क्वांटम नंबर का सेट दे रखा है और क्या उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है ये बताना है। बताइए ml, ठीक है, उसके बाद ms, उसके बाद L हो गया, तो ये तो मेरे पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
ये मेरे पास होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ये स्पिन। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बेटा साइज ऑफ द ऑर्बिटल बता रहा है, कितना बड़ा साइज है। n=1 होगा छोटा होगा, n=3 होगा बड़ा साइज होगा, ठीक है। जो l होता है l वो बताता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल, मतलब स्फेरिकल बनना है कि डम्बल शेप बनना है। जो ml होता है वो px py pz मतलब बताता है ओरिएंटेशन, बताता है क्या बताता है, ओरिएंटेशन। लास्ट वाला सबने लगा लिया होगा। ms क्या बताता है, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। प्लस हाफ है कि बेटा माइनस हाफ है। इसको बनाइए, फिर हम लोग फटाक से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 25 कितना आसान सा है मगर बच्चों को घुमाने के लिए सफिशिएंट है। देखो क्या लिखा है, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास है C6H14, ठीक है। अच्छा, कार्बन 6 है और H 14 है, दुगने से 2 ज़्यादा, मतलब ये आपके पास एल्केन हो गया। क्या हो गया, एल्केन। हैज़ 2 टर्सरी कार्बन, मतलब उसके पास 2 जो है बेटा वो टर्सरी कार्बन है। हमें उसका आईयूपीएसी नाम लिखना है ना, मतलब हमें 6 कार्बन का ऐसा एल्केन सोचना है जिसके पास 2 मेरे पास टर्सरी कार्बन है ना, मतलब 2 कार्बन कैसे मेरे पास टर्सरी हैं और उसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो देखो भाई सीधा सा, अगर मैं 6 कार्बन में से 4 ऐसे सेट कर लूँ और 2 कार्बन ऐसे लगा लूँ। अब जरा देखो इस कार्बन को देखो तो ये वाला कार्बन भी टर्सरी है, 1 डिग्री 2 और 3। इसको भी देखोगे तो भी ये कार्बन टर्सरी है। मैंने ऐसे सेट कर लिया है कि इसमें ऑलरेडी 2 कार्बन टर्सरी हैं, एक तो ये वाला टर्सरी है, ये वाला भी टर्सरी है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको पता है CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH, यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। अब बेटा इसका आईयूपीएसी नाम निकाल लो, तो बिल्कुल सिंपल सा है, 4 की चेन बनेगी, 4 की चेन बनेगी, 1 2 3 4 है ना। तो बताइए क्या नाम निकलेगा, 2 पे मेथिल, 4 पे मेथिल, 2 पे और 3 पे मेथिल, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर 3 जो है बेटा वो सही हो गया। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 26। देखो केवल लैंग्वेज का खेल था, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इसमें क्या लिखा है, ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। कह रहा है किसी सॉलिड को गर्म करा, वो सीधे सॉलिड से वेपर में आ गया, ठीक है, विदाउट लिक्विड फेस, मतलब बीच में कोई लिक्विड फेस नहीं आ रहा है। भाई साहब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पहला लिखा है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में तो कोई लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। सब्लिमेशन, हो भाई सब्लिमेशन में ही अगर हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो सीधे लिक्विड फेस में कन्वर्ट होता है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। आता है क्वेश्चन नंबर 27 जो कि काफी आसान क्वेश्चन है। बताना है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। देखो आपके सामने 4 कार्बोकेटाइन रख दिए गए हैं, बताना है स्टेबल कौन सा। देखो सब सिंपल कार्बोकेटाइन है, हमें सिंपली एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आए तो आप कभी रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रीअरेंज करके उसको स्टेबल करके फिर बताते हैं नहीं, जो कार्बोकेटाइन दिया गया है उसमें ही आपको स्टेबिलिटी बतानी है। सब सिंपल है, सब में केवल हमको देख लेने अल्फा एच, जिसके बाद जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ प्लस बना हुआ है, यहाँ बताओ 2H, यहाँ पर हो जाएंगे अल्फा एच, यहाँ पर 1 अल्फा एच। पहले वाले में 3 अल्फा एच है, कितने अल्फा एच है, 3। जरा इसमें आ जाओ, इस वाले में 3 इधर है 2 इधर है, मतलब इसमें कितने अल्फा एच हैं, 5। इस वाले में आ जाओ, यहाँ तो केवल एक ही एच लगा होगा, यहाँ तो एक ही अल्फा एच है, बिल्कुल ही मरा हुआ ये तो है ना। इसमें आ जाओ, इसमें देखो 3 इधर हैं 2 इधर होंगे 2, यानी 7 अल्फा एच इसमें आ रहे हैं। तो भैया सबसे ज्यादा अल्फा एच इस लास्ट वाले में, तो 4th ऑप्शन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 स्टेटमेंट वाला है, क्या लिखा है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सही लिखा है। अगर हम लोग एनिलीन की रिएक्शन कराने बैठे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से तो ये एनिलीन हो गया, इसको देंगे हम लोग CH3Cl देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। जब देंगे ना तो भैया ये जो है यहाँ जाके एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जिसकी वजह से इसका फंक्शन वेस्ट हो जाएगा, तो एनिलीन। हाँ अगर केवल CH3Cl देते तो ये जाके अटैक करके यहाँ पर एल्काइलेशन हो जाएगा, मगर फ्रीडल क्राफ्ट में बेंजीन पे होता है, जो पॉसिबल नहीं। स्टेटमेंट फर्स्ट सही लिखा हुआ, ठीक है। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड। देखो गैब्रियल थैलीमाइड में आपको पता होगा प्राइमरी एमीन बनते हैं। कौन से बनते हैं, प्राइमरी एमीन, मगर ध्यान रखना है बिल्कुल एलिफेटिक वाले बनते हैं, एरोमेटिक वाले नहीं बनते हैं। और एनिलीन जो होता है बेटा एरोमेटिक, उसका भी रीजनिंग होता है क्यों ऐसा है, तो एनिलीन जो है वो एरोमेटिक एमीन में काउंट हो रहा है, इस वजह से गैब्रियल थैलीमाइड से ये नहीं बन सकता। स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। तो जिन बच्चों ने इसमें लगाया होगा स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही हो सेकंड भी सही है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। फटाफट इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कितना आसान है, लिखा है विच रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। बताना है कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स नहीं है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे, ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, उसी को बेटा हम रेडॉक्स बोलते हैं। जरा बताओ पहले वाले में बताना है कौन सा रेडॉक्स नहीं है। पहले वाले में यहाँ जिंक 0 है, यहाँ +2 आ गया, बताइए सही है। यहाँ कॉपर में +2 होगा, यहाँ 0, ये तो रेडॉक्स हो गया। ठीक है, इसमें आइए Cl पे जब आप चार्ज निकालेंगे तो यहाँ प्लस का 5 निकलेगा, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 0 से ये +5 हो गया। देखो ये भी आपका रेडॉक्स है, ये घट रहा है बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ये +1 और ये -1, देखो ये बढ़ा ये घटा, ये भी रेडॉक्स है। देखो बेरियम क्लोराइड + H2SO4 वैसे भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, बेरियम सल्फेट का PPT आता है, और जहाँ पर प्रेसिपिटेशन आ जाए न्यूट्रलाइजेशन आ जाए वो कोई भी रेडॉक्स नहीं होती है। बेरियम पहले भी +2 में था, बाद में +2 में था, किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर में कौनो चेंज नहीं है। तो ये जो लास्ट वाला है ये हमारा आंसर सही है, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है ना, लिस्ट मैच करना है। अमोनिया BrF5 HCl4 SF6। ठीक है, अच्छा बताओ अमोनिया, यार इसका सिर्फ तो बहुत लोगों को पता है कि भाई सिंपल था, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है ना, तो एक तो फर्स्ट हो गया। अगर मैं BrF5 की बात करूं तो Br पे आपके कितने F लगे हैं? 5, तो 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 ये 5। हेलोजन के आउटर मोल सेल में 7 होते हैं ना बेटा, तो 1 यहाँ खर्च हो गया, 2 3 4 5, 2 बच गया। अब बताओ अगर आपने कभी पढ़ा हो जब 5 बॉन्ड पर 1 लोन पेयर आता है तो ये स्क्वायर पिरामिडल शेप बनता है, तो इसका तो ये आला हो गया। ठीक है, HCF4 की बात कर लें तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि HCF4 में 4 F एक ही प्लेन पर आ जाते हैं और 2 लोन पेयर में रिपल्सन कम करने के लिए ऊपर नीचे भेज देते हैं। बताओ ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं, स्क्वायर प्लेनर, मतलब इसका तो ये आला हो गया। अब बच्चा SF6 बेचारा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 खर्च कर चुका है, लोन पेयर है नहीं, क्या बनेगा? ऑक्टाहाइड्रल। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान था, इसको बनाते जाइए, नोट करते जाइए, मैं आगे बढ़ता जाऊँ। अब देखो भैया ये क्वेश्चन 32 आ गया जो कि काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। लिखा है स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर द फॉलोइंग। मेरे पास 5 दे रखे हैं, टाइटेनियम +3, क्रोमियम +3, Mn+2, Fe+3, स्कैंडियम +3। बताना है भाई साहब किस सेट में स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल है। तो सीधी सी बात है, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड अपॉन ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आज सब में क्या निकाल लो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लो, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे भैया उसी का ही बराबर होगा। ठीक है, तो भैया टाइटेनियम में तो टोटल ओवरऑल बाहर 4 होते हैं, +3 में यहाँ पर 1 अनपेयर्ड बचेगा। क्रोमियम में टोटल बाहर SOD मिला के 6 होते हैं, 3 निकल गए तो यहाँ 3 अनपेयर्ड होंगे। Mn+2 में 2 निकल जाएंगे तो यहाँ पर 5 अनपेयर्ड होंगे। और भाई साहब Fe+3 की बात करें तो Fe+3 में भी आपके 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 5 अनपेयर्ड मिलेंगे। मेरे को मेरा सेट मिल गया है Mn+2 एंड Fe+3, मतलब C और D। ओ भाई C और D तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, कोई बात नहीं, एक ऑप्शन बढ़ा लेते हैं, मेरे पास C और D हो सकता है आगे पीछे हो गया है, फिलहाल C और D इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर Mn+2 और Fe+3 में का जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब वो बराबर होगा तो भैया सीरीज बात है उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी बराबर होगा। चलो भाई 33 में आ जाओ। द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, कह रहा है किसमें एटम्स हाईएस्ट हैं? 4 AMU ऑफ हीलियम। भाई साहब ये तो 4 AMU, 4 मतलब कुल मिला के 4 हीलियम दे रखे हैं, जिनका वेट ये एक ही बल्कि हीलियम है, यहाँ पर तो एक ही हीलियम है क्योंकि हीलियम एक का ही वेट 4 AMU होता है। ठीक है, ये 4 ग्राम हीलियम है। मैं इसमें मोल निकाल लूंगा तो मोल का मतलब हो जाएगा 4/4, 1 मोल निकला, 1 मोल मतलब 6.022, इतने सारे हीलियम है। बताओ कितना फर्क आ गया। ठीक है, 2.27 लीटर एट STP है ना, तो अगर मैं यहाँ पर मोल निकाल लूँ तो मोल इजिकल टू वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम 2.27 अपॉन 22.4 लीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू काफ़ी छोटी आएगी। देखो भाई ऊपर है 2.27, नीचे 22.4, ये 1 से तो बहुत छोटी आएगी, 1 से तो बहुत छोटी आएगी, मतलब मोल 1 से कम आएंगे, वहाँ पर 1 मोल है, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी हो गया 4 ग्राम ऑफ हीलियम। इसी में आपके मैक्सिमम एटम होंगे। जिनको 4 AMU समझ में नहीं आया, हीलियम, एक हीलियम का वेट 4 AMU, मतलब यहाँ एक ही हीलियम है और यहाँ पर आवागाद्रो नंबर के बराबर हीलियम है। कितना बड़ा डिफरेंस है, फटाफट इसको नोट करें फटाक से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला आ गया। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देख के जाने हैं। लिखा है
स्टेटमेंट फर्स्ट क्या लिखा है, बोथ। एक तो ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है कोबाल्ट NH3 का होल 6, भाई देख लो यहाँ +3 चार्ज लगा है, कई बार आप लोगों को बताया गया होगा। और दूसरा कोबाल्ट था तो यहाँ काफी वीक फील्ड लिगेंड है, R ऑक्टाहेड्रल, ये बात तो तय है। यहाँ भी 6 लिगेंड लगे, यहाँ भी 6 लिगेंड लगे, ऑक्टाहेड्रल है। बट डिफर इन मैटिक प्रॉपर्टी है ना, मैटिक प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये बताओ यहाँ पर कोबाल्ट पे +3 होने की वजह से अमोनिया यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, और यहाँ फ्लोरीन लग गया चूंकि हेलोजन है तो जो कि वीक फील्ड की तरह काम करेगा। वैसे तो अमोनिया वीक फील्ड होता है, मगर कोबाल्ट +3 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो यहाँ पेयरिंग कर देगा, मगर यहाँ पेयरिंग नहीं हो पाएगी। इस वजह से दोनों के मैटिक प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाएगा, वही वो बोल रहा है, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। उसके बाद लिखा है दिस कॉम्प्लेक्स, मतलब पहला वाला इज डायमेटिक, सही बात है। कोबाल्ट अगर मैं +3 निकालूंगा तो D6 आएगा, और D6 में जब मैं 6 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा दूंगा तो सबके सब पेयर्ड हो जाएंगे, मतलब ये डायमेटिक होगा। यहाँ पेयरिंग होगी नहीं, मतलब ये पैरामेटिक। स्टेटमेंट सेकंड भी आपका सही है। यहाँ पर देखिए एक ऑर्गेनिक का कन्वर्जन दिया है, सिंपल सा A और B मेरे को आइडेंटिफाई करना है। बताओ पहले वाले में OH दे रखा है PbR3, पहला काम तो ये होगा कि जिस जगह पे OH होगा वहां Br लग जाएगा, तो यहाँ Br हो गया, ये CH3 हो गया, ठीक। ये तो मेरे पास A हो गया, ये तो मेरे पास क्या हो गया A। अब एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन करता है विद सर्जेफ रूल। अब ये एल्कोहलिक KOH के साथ जब हीट करेंगे तो Br तो यहीं से निकलेगा, H वहां से निकलेगा जहां पर H कम होंगे, तो यहाँ 2H, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से H निकाल करके मैं यहाँ डबल बना दूंगा, मतलब मेरे पास जो आंसर आएगा यहाँ डबल, और यहाँ जो मेथिल होगा ऐसे रहेगा, मतलब ये ऑप्शन जो होगा ये B बनेगा। तो A वाला ये होगा, B वाला ये होगा। काफ़ी आसान से क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, केवल स्ट्रक्चर बदलता है, बाकी सब कुछ वही रहता है। बनाइए इसको, फिर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। बड़ा क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या लिखा है, ये सिंपल सा डायनामिक्स का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखो भाई इसके आगे लेवल का वो तुमसे पूछ भी नहीं सकता, सिंपल सा है। रिवर्सिबल का क्वेश्चन बहुत सरल सा होता है, आइसोथर्मल सब कुछ तो दे दिया है, एक्सपेंशन करा रहा है। क्या करा रहा है, एक्सपेंशन, मतलब वर्क डन नेगेटिव में आएगा ऑफ 1 मोल। देखो सब कुछ तो उसने भैया हलवा पूरी की तरह दे दिया। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस H25 पे दे रखा है, फ्रॉम प्रेशर दे रखा है 20 ATM से लेकर के कहाँ तक जाना है भाई, 10 ATM। वैसे तो हमारे पास W का जो फॉर्मूला होता है W = माइनस का 2.303 nRT, और लॉग में होता है बेटा V2/V1, ठीक है। मगर यहाँ पर वॉल्यूम के बदले हमको दे रखा है प्रेशर, तो प्रेशर वाला फॉर्मूला क्या बनता है, W = माइनस का 2.303 nRT, और यहाँ पर उल्टा कर देंगे लॉग P1/P2 कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, लॉग P1/P2 कर देंगे, ठीक है ना। P1 जो शुरुआत का था मतलब 20 ATM, P2 जो बाद का था मतलब 10 ATM। आंसर माइनस में ही आएगा, सीधा सा समझ लो। आपका अगर एक्सपेंशन है तो आंसर माइनस में ही आएगा, तो माइनस का 2.303 मोल तो उसने 1 दे दिए हैं। आर की वैल्यू उसने देखो यहाँ पर 2 कैलोरी वाला दे रखा है, तो ये अच्छी बात है, यहाँ 2 हो गया। टेम्परेचर भाई 25 है तो इसको 298 कर लेंगे, 298 कर लिया, और ये log 2 बन जाएगा। log 2 कैसे बन गया समझ में आ रहा है, यहाँ पर log 20/10 करोगे तो 2 ही बनेगा, तो वैल्यू पुटअप कर देंगे माइनस का 2.303 इंटू 2 इंटू 298 इंटू 0.3010। भैया इसको सॉल्व कर लो और अपना आंसर इसमें से मैच कर लो। पहला आंसर तो है नहीं, अरे यार सीधा सा सेकंड ऑप्शन देखो ना। थर्ड क्यों नहीं है बताओ, थर्ड क्यों नहीं, क्योंकि ये आ रहा है मेरा माइनस में, ये दिया प्लस में। फोर्थ क्यों नहीं, फोर्थ भी प्लस में, सेकंड ऑप्शन हो गया। ये देखो सड़ियाल सा क्वेश्चन आ गया 39वां नंबर, सिंपल सा। पहले उसने आयोडो एल्केन दे रखा, क्या दे रखा, आयोडो एल्केन। अब न्यूक्लियोफाइल CH मैंने तो यहाँ घुस जाएगा, तो पहले A क्या बनेगा, A बनेगा हमारे पास CH3 CH2 और CN हो गया। अब यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे, देखो OH माइनस देने के बाद देखो ये पढ़ लेना क्या लिखा है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्योंकि जब भी कभी साइनाइड की आती है हाइड्रोलिसिस, बच्चा क्या करता है पूरा CH में भेजता है, नहीं, अगर पार्शियल लिखा है तो ये एमाइड में जाएगा, मतलब ये बनेगा CH3 CH2 एमाइड का मतलब C डबल बॉन्ड हो NH2, ध्यान रखना।
अगर केवल लिखा होता हाइड्रोलिसिस तो वो कंप्लीटली होता, मगर यहाँ पार्शियल लिखा है तो एमाइड। अब इस रिएक्शन को अगर आप नहीं पहचानते तो नीट की तैयारी बेकार ही करो, डॉक्टर फर्जी डॉक्टर बनोगे जाके तुम, है ना। तो बेटा यहाँ पर देखो क्या है, कैची वैची छोड़ के आ जाना पेपर में अगर तुमने इस रिएक्शन का नाम नहीं सुना है। ये हाफ मैन ब्रोमेमाइड, बिल्कुल हाफ मैन हो अगर तुम, अगर इसका नाम नहीं जानते तो CO हटा देगा, NH2 लगा देगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2। देखो प्रोपिलेमीन बन गया, क्या बन गया, प्रोपिलेमीन। ये पहला ऑप्शन आ गया, कौन सा ऑप्शन आ गया, पहला। तो ये आसान से फुट कर गया क्वेश्चन जो नीट वाले पूछते रहते हैं, पता नहीं क्यों। चलो भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इतना सेगमेंट हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन भाई साहब 40 नंबर 1 काफ़ी आसान है। देखो एल्कोहल की एक रिएक्शन PCl3 से होती है तो बनता है RCl और बाय प्रोडक्ट बना यहाँ पर A, ठीक है। एल्कोहल को PCl5 दिया तो बनता तो RCl प्लस HCl, यहाँ पर एक प्रोडक्ट B बनता है। तो अगर ना बताओ तो मैं बता दूं, PCl3 से रिएक्शन होने पर हमारे पास जो A बनता है वो बनता है हमारे पास H3PO3 बनता है। क्या बच्चा है पता, H3PO3। और यहाँ पर जब PCl5 लेंगे तो बनता है हमारे पास POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, एल्कोहल के 3 मोल खर्च करते हैं, इसका 1 मोल, यहाँ बराबर बराबर। तो हमारे पास जो ऑप्शन सही होगा A में जहाँ लिखा होगा H3PO3 वो सही होगा, और B में इसका नाम होता है फास्फोरिल क्लोराइड। तो चेक कर लो भाई A वाला, तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास 4th है बेटा वो बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे पास आंसर नंबर जो 4th है बेटा वो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर आ रहा है H3PO3 आ रहा है, प्लस साथ में आपका आ रहा है POCl3, है ना। तो ये मेरे पास ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 42 देख लो, यहाँ पर लिखा है मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड पासिंग इतने एम्पियर करंट। देखो भाई सीधी सी बात है, फैराडे लॉ का क्वेश्चन है, इतने करंट एम्पियर आपकी पास हो रही है कंटेनिंग कॉपर सल्फर सोल्यूशन फॉर 100 सेकेंड, ठीक है। इतने सेकंड के लिए मतलब आपको करंट दे दी, टाइम दे दी, आपको बताना कितना मास डिपॉजिट हो रहा है। सिंपल सा W बराबर फॉर्मूला होता है Z इंटू I इंटू टी, और Z का फॉर्मूला क्या होता है बेटा E/F इंटू I इंटू टी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, है ना। W का फॉर्मूला होता है ZIT और Z इजिकल टू होता है E/F/IT। अब E क्या होता है हमारे पास, कॉपर का इक्विवेलेंट मास, ठीक है, जो कि होगा मोलर मास अपॉन जो उसका N फैक्टर है। तो इसका मोलर मास तो 63 हो गया, और कॉपर जो चूंकि यहाँ +2 फॉर्म में होता है तो N फैक्टर डिवाइड बाई 2 हो गया। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास एक फैराडे कितना दे रखा है 96487। करंट मेरे को कितने दे रखी है, करंट यहाँ पर है 9.6487। ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन हो गया। और मेरे को यहाँ पर समय दे रखा है 100 सेकेंड, सही है। तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट हटेगा, नीचे कितने जीरो पड़ जाएंगे, 4 जीरो, सही है। तो ये वैल्यू पूरी कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए 1 2 यहाँ ये कट गया। अब क्या बचा मेरे पास, ऊपर बचा मेरे पास 63 बचा, अपॉन में 2 बचा, और डिवाइड बाय 100 बचा, ठीक है। तो का इसमें दे दो भैया, 2 3 6 2 6 12, ठीक है। 36 और पॉइंट समथिंग आ जाएगी, और डिवाइड बाई 100, यानी 0.36 वाला आंसर कौन सा है, 0.36 है ना। 2 एकम 2 2 3 6 2 एकम 0.31 वाला आंसर, 0.31। तो ये ऑप्शन नंबर जो B है ये आपका सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो B है, क्योंकि मेरे पास 31 पॉइंट समथिंग आएगा, और अपॉन में हम देखिए 100 बचेगा, तो 0.31 समथिंग यहाँ पर आंसर आपका आएगा। फटाफट इसको बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई हमारे पास आ गया है। हमारे पास 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं बेटा, और बताना है इसमें से आपका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। मतलब इन 4 में से केवल एक स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है। पहला क्या है, लिखा है 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रा फॉर ओजोन। देखो भैया ऐसा है ना, ओजोन के हम लोग केवल 2 ही रेजोनेंस बना सकते हैं, मगर यहाँ बात करी गई 3 की, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है ना। BF3 हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। आपको पता होगा BF3 की ज्योमेट्री ट्राइगोनल होती है, और तीनों वेक्टरों का समेशन 0 हो जाता है, तो BF3 का डायपोल मोमेंट 0 होता है, गलत कह रहा है। और वैसे भी मेरे को करेक्ट छांटना, डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 ज़्यादा होता है NH3 से, नहीं भाई, NH3 का डायपोल मोमेंट N और लोन पेयर की वजह से ज़्यादा हो जाता है इन कंपेयर टू NF3। वैसे भी यहाँ पर F की तरफ एरो बनते हैं और एक एरो ऊपर जाता है, तो ये भी गलत है। 4th ही सही होगा, कार्बोनेट आयन हैज़ 3 केमिकल फॉर्म, सही है। कार्बोनेट आयन में 3 ऑक्सीजन है, पहला नेगेटिव पहले ऑक्सीजन फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फाइनली यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो भाई नेक्स्ट की तरफ देख लेते हैं। भाई साहब देखो इस एल्कीन को केमिनोफोर दिया गया है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा केमिनोफोर बस OH लगा के आ जाता है। भाई साहब केमिनोफोर OH तब लगाता है जब डाइल्यूट या 1% एल्कलाइन केमिनोफोर होता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एसिडिक केमिनोफोर लिखा है। एसिडिक केमिनोफोर क्या करेगा, 20 से तोड़ देगा
और जो कार्बन जहाँ तक ऑक्सीडाइज हो सकता होगा उसको वहाँ तक ऑक्सीडाइज कर देगा। फाइनली ये CH है तो पहले बनेगा CHO, फिर बाद में बनेगा COOH, वो भी वैसे ही है। तो 2 मोल्स मेरे इसके बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरे को दिख रहा है। बाकी ये तब सही होता जब हम लोग लिखते हैं डाइल्यूट KMnO4 वगैरह, है ना। तो इस तरह से आपका रहेगा। और ये तो फिलहाल तब बनता है जब एल्कीन के बदले एल्काइन दिया होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं बस आखिरी के 2 क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। लिखा है द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है, उसका कंसंट्रेशन यानी मोल पर लीटर मतलब मोलैलिटी के साथ ग्राफ ड्रा करा गया। और फॉर ए सोल्यूशन इज ए स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है और उसका जो स्लोप है वो इतना लीटर बार मोल इनवर्स है। तो मेरे को टेम्परेचर निकालना है। तो बताइए पहले ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। तो पाई वी इज इक्वल टू NHT। मैं यहाँ पर पहले मोलैलिटी बनाऊंगा क्योंकि ग्राफ पाई और मोलैलिटी के बीच है ना। तो पाई इज इक्वल टू मैं कर लूंगा N/VST। अब बताइए मोल अपॉन वॉल्यूम, ये मोलैलिटी बन गया। तो पाई इज इक्वल टू ये हो गया MHT। अब ये बताइए इसको लिख लूँ पाई इज इक्वल टू HTM। अब जो ग्राफ ड्रा करा गया वो पाई और M के बीच ड्रा करा। बताओ ये जो HT की वैल्यू आ रही है स्लोप आ गई। तो जब आप HT की वैल्यू सॉल्व करेंगे ना, यानी जो स्लोप है HT वो आपके पास हो गया 25.73। इतनी बात क्लियर है। अब आपको टेम्परेचर निकालना है, S का मान गिवन है यहाँ पर। तो 25.73 अपॉन 0.0821। देखो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना, इसको मैंने सॉल्व करके देखा है तो ये 310 डिग्री सेल्सियस डिग्री केल्विन आता है। डिग्री क्या आता है? केल्विन, क्योंकि जो S की वैल्यू लगाई है वो केल्विन वाली, ठीक है। और आपके जो आंसर है वो सेल्सियस में है, तो उसमें से आपको 273 घटाना है। जैसे आप घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लिखा है ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है ये होमोलेप्टिक और बाद वाला हेटेरोलेप्टिक है। देखो भैया जिसमें सारे लिगेंड सेम होते हैं वो होमोलेप्टिक होता है, जिसमें डिफरेंट होते हैं वो हेटेरो। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई यहाँ सारे अमोनिया मगर यहाँ बदल गए। फिर लिखा है दिस कॉम्प्लेक्स हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड। सही बात है, केवल अमोनिया लगा है, बस इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड। बिल्कुल भाई बात है, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड भाई साहब आपके दोनों सही हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिए। एक आधे क्वेश्चन थोड़ा ब्लर मेरी स्क्रीन में थे तो मैं उनको नहीं लिख पाया हूँ यहाँ पर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के परफेक्टली मैंने आंसर दे दिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह नीट, JEE 11th 12th की केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।